नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रश्नों को हम देख रहे हैं। बिना देरी किए हुए आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, संसद में जो कामकाज होता है वो प्रमुख समितियों के माध्यम से ही होता है। तो इसीलिए कुछ प्रमुख समितियों की नियुक्ति की जाती है हर वर्ष लगभग लगभग। तो आपको इन चारों समितियां जो दी गई हैं इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। इन चारों समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है, क्योंकि इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये जो 30 सदस्य होते हैं ये लोकसभा के होते हैं। बात करें हम प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर किया गया था। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सत्तारूढ़ दल का होता है और इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि। चार ऑप्शन दिए गए हैं, समझ के पढ़िए और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन सी सही होगा। कैसे सही होगा ये सुनिए। देखिए, अनुच्छेद 54 में आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर हम बात करें तो संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, मनोनीत नहीं भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि राज्य विधानमंडल में जो उच्च सदन होता है वो विधान परिषद होता है, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल नहीं है। इसीलिए अगर कोई मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला है, अग्रता अधिपत्र यानी पोर्टफोलियो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अग्रता का सही अवरोही क्रम है। यानी इसमें आपको बताना है जो ये चार प्रमुख पद दिए गए हैं इनमें वरीयता क्रम, श्रेष्ठ वरीयता क्रम के आधार पर सबसे पहले कौन आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा, ये आप देखिए और बताइए। चार पद इसमें जो दिए गए हैं उसमें महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, संसद सदस्य और राज्यसभा उपाध्यक्ष, ये चार प्रमुख पद दिए गए हैं। इनको आपको वरीयता क्रम के अनुसार लगाना है। देखिए, मैं इसका जवाब बता दे रहा हूँ। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर राज्यसभा उपाध्यक्ष, फिर भारत के महान्यायवादी और फिर संसद सदस्य। ये चारों का वरीयता क्रम होता है। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए कहाँ पर। देखिए, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन अगर वो करता है कोई राष्ट्रपति तो उस पर महाभियोग का प्रस्ताव अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो लगता है उसको पारित होना चाहिए संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से। अगर वो 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर देती है जांच करने के बाद, तो राष्ट्रपति को के विरुद्ध महाभियोग लगाकर उसको हटा दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ओके, अगला है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो प्रत्येक वर्ष तथा लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। ओके, अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में कब से कार्य करने लगी। संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में 26 जनवरी 1950 से कार्य करने लगी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल, 68 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सोचकर बताइए क्या सही है क्या नहीं।
देखिए, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से रीति पर प्रशासन पर नियंत्रण करती है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, विभिन्न प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, मंत्रणा समिति, परामर्श संबंधी समिति, अल्पसंख्यक संबंधी समिति। इन सब समितियों के माध्यम से भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है। अगला है, मूल संविधान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें थीं? देखिए, जब संविधान बना था तो उस समय मूल संविधान में लोकसभा में कुल 500 सीटें थी। बाद में 31वें संविधान संशोधन के अनुसार 545 सीटों की संख्या कर दी गई। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग में या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में सही कौन सा है? देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय संधियों से कोई बात है तो भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। इसके लिए उसको राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। अगला है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है या निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? देखिए, लोकसभा के में राज्यवार सीटों का आवंटन 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया, और उसमें यह भी तय किया गया कि ये जो 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यवार सीटों का आवंटन होगा वो 2026 तक मान्य होगा। यानी इसमें ऑप्शन भी सही है। अगला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन उनके जनसंख्या के आधार पर होता है। ऑप्शन ए सही है, जनसंख्या के आधार पर। अगला है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक कब समाप्त की जा सकती है? देखिए, लोकसभा की बैठक को समाप्त करने के कई सारे प्रावधान हैं। उसको स्थगित भी की जा सकती है, सत्रावसान भी किया जा सकता है और विघटन भी किया जा सकता है। यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। उपरोक्त सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त कर दिया जा सकता है। अगला है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? देखिए, भारतीय न्यायिक पद्धति में जो लोकहित मुकदमा है उसका एकमात्र साधन जनहित याचिका है, जनहित याचिका। और इसका जो जनक माना जाता है वो न्यायमूर्ति पीएन भगवती को माना जाता है। 1980 के बाद भारत में ये प्रक्रिया आई। और देखिए, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति का कुछ भी हनन हो रहा है, मूल अधिकारों में हनन हो रहा है, तो अगर वो व्यक्ति ना भी जाए तो उसके स्थान पर कोई उसका सगा संबंधी भी जाकर उसके लिए न्याय की दुहाई कर सकता है, न्याय की मांग कर सकता है। इसके लिए वो रिट डाल सकता है, और इसके लिए जो रिट पड़ती है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में, और सीआरपीसी की धारा 133 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में वो अपनी अपील दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। ओके। अगला है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसको दिया गया है? देखिए, ये अधिकार संसद को दिया गया है। ऑप्शन सी सही है, संसद इसमें सर्वोच्च है, संसद अधिकार बढ़ाया घटा सकती है। अगला है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई भी उच्च न्यायालय नहीं है, अतः वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं? देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन और भत्ता राज्य की समेकित निधि से भारित होता है, राज्य की समेकित निधि पर भारित होता है। आज का अंतिम प्रश्न है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया भारत में लोकहित संकल्पना न्यायमूर्ति पीएन भगवती द्वारा लाई गई थी, लेकिन जो पहली बार लोकहित मुकदमा आया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।